हाँ जी, गुड आफ्टरनून सभी को गुड आफ्टरनून। विनय, देवानंद, आरबीएन, योगेश, पिंकू, विनय, अतुल, शिवा। चलिए सभी लोग एक बार ये बताइए कि आवाज सही है। बस इतना सा बता दो आप लोग सभी। बताइए भी एक बार, बताइए क्या आवाज सही है? बिल्कुल हाँ जी। गुड आफ्टरनून सभी को। अतुल, रोशनी, मोहम्मद दानिश, आदित्य, अर्जुन, सरिता, रूपा, सभी को गुड आफ्टरनून। सही है ना? ठीक है। तो हमारा क्या चल रहा था? चैप्टर चल रहा था हमारा अनुपात तथा समान अनुपात। ठीक है, हमारा चैप्टर चल रहा था रेशियो, और ये बिल्कुल लास्ट पे है अपने। जबकि इसकी सभी चीज लास्ट नहीं है, क्योंकि सभी चीज हम कहां जाके करेंगे? सभी चीज हम करेंगे अपने एलिगेशन में जाके। कहां करेंगे? एलिगेशन में। ठीक है, तो इसके जो क्वेश्चन बचे हैं पहले मैं उनकी सीधी पीडीएफ लगाता हूं, क्योंकि बेसिक चीज जो है मैं आपको बता चुका हूं सारी। ठीक है, बेसिक तो नहीं बतानी किसी को, सब कुछ पता है ना। तो जो गिने चुने पहले क्वेश्चन बचे हैं उन्हें कर लेते हैं। और बचे कौन से? सबसे पहले सिक्के वाले क्वेश्चनों को उठाते हैं। देखिए ध्यान से देखना है आप, एक चीज समझो पहले, समझिए। अगर मैं सिक्के वाले क्वेश्चनों की बात करूं, कॉइन्स की बात करूं, तो आप मुझे बताओ, यदि मैं कहूं कि मेरी जेब में 2 रुपए के सिक्के पड़े हैं, कितने के? 2 रुपए के। और मैं कहूं कि मेरी जेब में दो दो के, मैं कहूं मेरी जेब में दो दो के 5 सिक्के पड़े हैं। मैं कहूं मेरी जेब में दो 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 के सिक्के पड़े हैं, और मैंने कहा कि दो दो के मेरी जेब में 5 सिक्के पड़े हैं। तो आप मुझे बताओ, इसका मतलब है कि मेरी जेब में कितने रुपए पड़े हैं? 10 रुपए। भाई दो दो के सिक्के हैं, और दो दो के सिक्के हैं कितने? 5 हैं। तो यहां से एक बात आप समझे होगे कि यदि सिक्के की, ये क्या है? सिक्का। यदि सिक्के की संख्या में मल्टीप्लाई कर दी जाए तो क्या निकल के आ जाती है? अमाउंट। क्या निकल के आ जाती है? अमाउंट। भाई मैं कहूं मेरी जेब में 5 के सिक्के पड़े हैं, 5 5 के, और मैं कहूं मेरी जेब में 5 5 के जो है ना, ये 60 सिक्के पड़े हैं। संख्या कितनी है इनकी? 60। 5 5 के सिक्के पड़े हैं, और सिक्के पड़े कितने हैं? 60 कॉइन्स पड़े हैं। तो आप बताओ मेरी जेब में कितने रुपए पड़े हैं? तो आप कहोगे भैया गुणा कर दो, 5 6 30 के 300 रुपए पड़े हैं आपकी जेब में। भाई 5 5 के 60 सिक्के हैं, तो इसका मतलब कितने रुपए पड़े हैं? 300 पड़े हैं। क्या कोई दिक्कत है? पक्का नहीं। ऐसे ही यदि मैं कहूं कि मेरी जेब में इस बार 50 पैसे के सिक्के हैं, और ये 50 पैसे के जो सिक्के हैं मेरे पास, मान लो मैंने कहा कि 50 पैसे के मेरे पास 60 ही सिक्के पड़े हैं। मान लो कितने सिक्के पड़े हैं? 60। तो 50 पैसे का मतलब क्या है? 50 पैसे का मतलब है 1/2 रुपया। भाई 50 पैसे का मतलब आधे रुपए ही तो हैं। तो आप क्या करोगे? सबसे पहला काम, इस 50 पैसे को यदि आपको रुपए में कन्वर्ट करना हो तो आप डिवाइड किससे कर दोगे? 100 से। कि 50 से कम 50 और 50 दूनी 100, कितना आ जाएगा? 1/2 रुपया। क्लियर है? तो इस 50 पैसे की जगह क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता कि 1/2 रुपए? मतलब कॉइन्स है 50 पैसे का, और कॉइन्स है कितने? 60। गुणा कर लोगे तो कितने रुपए आ जाएंगे? 30 रुपए। क्लियर है? क्या कोई दिक्कत है? ऐसे ही यदि कहीं पर 25 पैसे लिखे होते, 25 पैसे, तो 25 पैसे को मैं 1/4 रुपए कह देता, क्योंकि पैसे को यदि कभी भी आपको रुपए में कन्वर्ट करना हो तो आप डिवाइड किससे कर देना? 100 से। किससे डिवाइड कर देना? 100 से। कोई दिक्कत है? तो पहला कंसेप्ट यहां आपको समझ में आया होगा कि यदि सिक्के की संख्या में मल्टीप्लाई कर दी जाए तो क्या निकल के आती है? अमाउंट निकल के आती है। समझ गए इतनी बात? चलिए क्वेश्चन लगाते हैं। देखो चलो क्वेश्चन लगाते हैं, बाकी चीज तो आप समझे हुए हो। ये तो हो गया था ना। चलो पहला क्वेश्चन आपके सामने सिक्के का ये रहा। आगी बात खोपड़ी में, बहुत अच्छी बात है अगर बात खोपड़ी में आ चुकी है आपकी। बताइए। बताओ भाई, 29 में बहुत सिंपल बोला है कि एक बैग में 410 रुपए हैं, जो 5 रुपए, 2 रुपए व 1 रुपए के सिक्कों के रूप में है। वैन की संख्या का रेशियो 4:6:9 है, तो 2 रुपए के सिक्कों की संख्या क्या होगी? बताओ, बहुत जल्दी बता दो फटाफट से। चलिए आंसर आने लगा है। देखो विनय का आंसर आ गया 60।
सलोनी का आंसर भी आ चुका है 60, राम का आंसर भी 60। बिल्कुल, देखिए जिन लोगों का नहीं आया वो यहां देख लो। सबसे पहले हम लिखेंगे सिक्के, ठीक है, मतलब कॉइन्स, सिक्के का मतलब है कॉइन्स। सिक्के कितने कितने के हैं देखो, 5 रुपए, 2 रुपए व 1 रुपए, ठीक है, 5 रुपए, 2 रुपए व 1 रुपए के सिक्कों के रूप में है। और इनकी संख्या का अनुपात है 4:6:9। देखो ये जो है, इनकी संख्या का अनुपात 4:6:9। इसे चाहे एक्स की फॉर्म में मान सकते हो। देखिए ये 4, 6, 9 जो दिया, मैं इसे ये भी मान सकता हूं 4x, 6x और 9x। क्लियर है? या आप बिना एक्स के भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरी चीज आपको क्वेश्चन में दी थी, एक बैग में 410 रुपए हैं, उस सिक्के के क्वेश्चनों को आपको यहीं से पहचानना है, पहली लाइन से ही। बस आपको देखो क्या ध्यान देना है कि आपको सिक्के के क्वेश्चन में टोटल अमाउंट दिया है या नंबर ऑफ कॉइन्स दिए हैं, मतलब सिक्कों की संख्या दी है या रुपए दिए हैं। तो हमें यहां पे अमाउंट दिया, कितना दिया है 410। और हमें यह बात पता है कि यदि सिक्के की संख्या में मल्टीप्लाई की जाए तो अमाउंट ही तो बनती है। क्लियर है? बस अगर अमाउंट दिया तो सीधे इनकी गुणा कर लेंगे। देखो 5 चौक 20, 2 छिक्का 12 और 1 निम्मा 9x। तो 20 और 12 32 और 9 41x, मतलब आपके बैग में टोटल कितने रुपए हैं, 41x रुपए। और इसका मान जो आपको दिया है क्वेश्चन के अंदर वो दिया है 410। कितना दिया है? 410। तो आप बताइए 41 से 1 कट गया तो कितना आ गया? 10। x का मान 10 आया तो क्वेश्चन ने कहा है 2 रुपए के सिक्कों की संख्या क्या होगी। तो 2 रुपए के सिक्कों की संख्या ये वाली तो है, तो आप सीधा कह दोगे इसका मतलब हमें 6x का मान निकालना है और x का मान कितना है 10। तो आंसर आ जाएगा 60। 2 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी? 60। क्लियर है? और जब एक बार आपके बात समझ में आ गई तो आपको इस सिक्के या सिक्कों की संख्या ना लिख के सीधा यही मल्टीप्लाई करनी थी। 5 चौक 20, 2 छिक्का 12, 1 निम्मा 9 और जोड़ के लिखते 41। 41 यूनिट का मान 410, तो 1 यूनिट का मान 10। चलो हो जाएगा दोस्तों ऐसा सभी का। चलिए हो गया सभी का, ऐसा क्वेश्चन कर लोगे। यहां किसी भी शॉर्ट ट्रिक वगैरह के चक्कर में मत पड़ना कॉइन्स के। हाँ इतना जरूरी है कि ये ना लिख के आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते थे, यही है 5 चौक 20, 2 छिक्का 12, 1 निम्मा 9। क्लियर है? जोड़ते थे 41 यूनिट और उसका मान था हमारा 410। चले एक क्वेश्चन मैं अपने पास से लिख देता हूं कि यहां पे पैसे वाला क्वेश्चन नहीं है, तो अपने पास से लिख देता हूं मैं। देखो एक बैग में कुल 102 रुपए हैं, जो एक बैग में कुल 102 रुपए हैं जो 1 रुपए 50 पैसे व 10 पैसे के सिक्कों के रूप में हैं। 10 पैसे के सिक्कों के रूप में हैं। यदि इनकी संख्या का अनुपात, यदि इनकी संख्या का अनुपात, यदि इनकी संख्या का अनुपात आपको दिया है, मान लो हमने 3, 4, 10, 3, 4, 10 है, तो 10 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी? तो 10 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी बताइए, बताओ फटाफट। और इसके बाद इसका हम दूसरा टाइप पढ़ेंगे, मतलब जहां पे हमें टोटल अमाउंट ना देके, जहां पे हमें टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स दिया जाएगा। हाँ भाई प्लग, हमें लाइब्रेरी बन रही है और जल्दी ही बन जाएगी। चलिए बताइए बहुत जल्दी से।
170 बिल्कुल ठीक है, बहुत ही बढ़िया। आपको खेद है कि आप लेट जुड़े हैं। हमें खेद है कि हम लेट जुड़े। बिल्कुल सभी का एकदम अच्छा आंसर आ गया। आदित्य, भानु, देवानंद, नितिन, राजू, अमित, सबका आंसर है 170, 170। बहुत बढ़िया। देखिए इतनी सी बात है, मैंने कहा कि आपको सिक्के के क्वेश्चन में ओनली एक ही चीज देखनी है कि टोटल आपको अमाउंट दिया हुआ है या टोटल सिक्कों की संख्या दी है। अब आपको टोटल पैसे दिए हैं, यहां पे टोटल अमाउंट दिया है, कितना दिया है 102, 102 रुपए। यदि आपको टोटल अमाउंट दिया हुआ है तो मुझे पता है सिक्कों में अमाउंट कैसे बनता है। सिक्कों में अमाउंट बनता है कि आप सिक्के की संख्या मल्टीप्लाई कर दो। नॉर्मल अपना आप सोच के देखो कि आपके पास दो दो के सिक्के हैं और मान लो दो दो के 3 सिक्के पड़े हैं जेब में। इसका मतलब जेब में कितने रुपए पड़े हैं, 2 तिया 6 रुपए की सिक्के की संख्या मल्टीप्लाई करो, क्या निकल के आता है रुपए। तो बस देखो सिक्के की संख्या सीधी मल्टीप्लाई कर दूं, देखो इनका अनुपात कितना दिया जाएगा 3 4 10। 1 की 3 में गुणा करोगे 1 तिया 3, x मान लो चाहे आप क्या दोगे 3x। और देखो यहां 50 पैसे हैं, क्या 50 पैसे को 1/2 रुपए कह सकता हूं? बिल्कुल 1/2 की जब इसमें गुणा करोगे तो 2 से काट देगा, 2 दूनी 4, 2x। और यहां 10 पैसे को आप रुपए में कन्वर्ट करोगे, डिवाइड होगा 100 से, तो यह बन जाएगा 1/10 रुपए। और इसके सिक्कों की संख्या भी कितनी है 10 है। जब इससे इसे काटोगे तो कितना बचेगा 1, मतलब कि 1x। तो 3 और 2 5 और 1 6x, ये टोटल अमाउंट है आपके बैग में और इसकी वास्तविक वैल्यू आपको क्वेश्चन के अंदर दी है 102 रुपए। ये 6 कम 6, 6 सत्ते 42। कितना आ गया? 1 यूनिट का मान 17। तो क्वेश्चन ने कहा है 10 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, तो 10 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी थी 10 यूनिट। 1 यूनिट का मान 17 है तो 10 यूनिट का मान कितना आ जाएगा 117। क्लियर है? पक्का? देखो जिनके वाली लाइन समझ में ना आई हो, मैं कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा समय लगेगा, लगने दो, मैं लिख देता हूं यहां पे। जिनके लाइन समझ में ना आई हो, सिक्के थे आपके पास 1 रुपए 50 पैसे, क्या 50 पैसे को लिख सकता हूं 1/2 रुपया। फिर 10 पैसे, क्या 10 पैसे को लिख सकता हूं 1/10 रुपए। और इनकी संख्या का रेशियो आपको दिया है 3 4 और 10। सिक्के की संख्या मल्टीप्लाई को अमाउंट आ जाएगा 1 तिया 3x। जब इसकी इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 2 दूनी 4 और इसकी इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 10 से 10 कट जाएगा 1x। 3 2 5 हो गए, क्या आया 6x। और बाकी क्वेश्चन तो सेम है सारा। चलिए हो जाएगा ऐसा सभी का? अब कोई दिक्कत है बताओ, निकाल लोगे सिक्के क्वेश्चन? बिल्कुल। चलिए तो इससे नेक्स्ट लगाते हैं और कैसा सवाल आपको आ सकता है यहां पे इस वाले पैटर्न पे। ठीक है, यहां बस ध्यान रखना कि 1 रुपए 50 पैसे, 10 पैसे बोले, 5 पैसे बोले, 20 पैसे बोले, कुछ भी बोले, कुछ भी दे सकता है। ठीक है, ऑप्शन भी दें ताकि तुक्का लगा सको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ही आ गया, बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ही आ चुका है। हाँ, सभी को पैसे भी मान सकते हो योगेश भाई, सभी को पैसे भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जब सभी को, इधर वाले को आप पैसे में बनाओगे ना, तो उधर वाले को भी फिर आपको पैसे में ही बनाना पड़ेगा। जैसे 102 रुपए लिखे थे, पहले क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, 102 रुपए लिखे थे, 102 रुपए को 100 से गुणा करके पैसों में कन्वर्ट कर लेना तो भी हो जाएगा। कुल मिला के दोनों तरफ यूनिट एक जैसी होनी चाहिए, इतना सा काम है, इससे ज्यादा कोई काम नहीं है। चलिए, और पढ़ने वाला भाई साहब कहीं पढ़ सकता है, बाकी ना पढ़ने वाले को चाहे तुम एसी के जस्ट नीचे बैठा दोगे ना, वो तो भी नहीं पढ़ेगा। ठीक है, ये पढ़ने वालों की बात है, बिल्कुल सही कह रहे हो कि एसी के नीचे बैठ के भी नहीं पढ़ते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हो। बहुत लोग हैं ऐसे, चाहे एसी के बिल्कुल नीचे बैठा दो नहीं पढ़ेंगे, पढ़ने वाला अपना हाथ के पंखे से पढ़ लेता। चलिए बताइए बहुत जल्दी से। अरे बताओ भी बहुत जल्दी से, ये तो पहले वाले से भी आसान है। एक बैग में 60 रुपए हैं जो 5 रुपए, 2 रुपए व 1 रुपए के सिक्कों के रूप में है। 5 रुपए के सिक्कों की संख्या 2 रुपए के सिक्कों की संख्या की आधी है तथा 1 रुपए के सिक्कों की संख्या 2 रुपए के सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है। यहां पे क्या है कि आपको अनुपात नहीं दिया है,
यहां पे क्या है कि अनुपात नहीं दिया है, तो दोस्तों आप अनुपात बना सकते हो अपने पास से, क्योंकि अनुपात बनाने के लिए कंडीशन जरूर दी है। देखिए, एक बैग में 60 रुपए हैं, तो ध्यान से रखना, जो मैं बात आपको बता रहा हूं, हर बार बता रहा हूं मैं, कि ये जब आपको रुपए दिखाई दे जाए ना, तो समझ जाना सिक्के की संख्या में गुणा करनी है। इतनी बात यहीं से समझ जाना सिक्के क्वेश्चनों में, इससे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो आपके पास सिक्के कितने कितने के हैं? तो देखो, सिक्के हैं आपके पास 5 रुपए, 2 रुपए व 1 रुपए के। दूसरी बात, यदि इनकी संख्या की बात करूं तो क्वेश्चन ने क्या बोला है, देखिए क्वेश्चन ने बोला है, यहां से देखो, 5 रुपए के सिक्कों की संख्या 2 रुपए के सिक्कों की संख्या की आधी है, कि 5 रुपए के सिक्कों की संख्या जो है 2 रुपए के सिक्कों की संख्या की आधी है। यदि इनकी संख्या 2x मानता हूं तो इनकी संख्या x होगी। बात समझे भाई? 5 रुपए के सिक्कों की संख्या 2 रुपए के सिक्कों की संख्या की आधी है। यदि यहां 2 सिक्के हैं तो यहां 1 सिक्का होगा। कोई दिक्कत है? नहीं है। फिर क्वेश्चन ने आगे बोला है, तथा 1 रुपए के सिक्कों की संख्या 2 रुपए के सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है, 3 गुनी। तो 1 रुपए के जो कॉइन्स हैं वो इससे 3 गुने हैं, तो 2 का 3 गुना करोगे तो कितना आ जाएगा? 3 दूनी 6x। बस पहले वाले क्वेश्चन में ये चीज दी थी, अब के वाले क्वेश्चन में हमने ये चीज बना ली। चाहे x ना भी मानोगे तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। बस गुणा कर दो, 5 एकम 5x, 2 दूनी 4x और 1 छिक्का 6, 6 4 10 और 5 15x रुपए, इसका मतलब आपके बैग में। और इस 15x की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर दी है 60 रुपए। तो देखो 15 चौका 60, x का मान आपके पास 4 आ गया। तो क्वेश्चन ने बोला है 5 रुपए के सिक्कों की संख्या बताओ। तो देखो 5 रुपए के सिक्कों की संख्या ये वाली तो है, इसका मतलब क्या है? x, और x का मान दिया आपको पास 4, तो आपका आंसर आ जाएगा 4। यदि आपसे कहता 2 रुपए के सिक्कों की संख्या, तो आप गुणा कर देते 4 दूनी 8। यदि आपसे कहता 1 रुपए के सिक्कों की संख्या, तो 4 छिंग 24। क्लियर है? यदि आप इनके आपस में गुणा भी करोगे ना, तो ये टोटल मिलकर 60 रुपए बनेंगे। ऐसा ना कि ज्यादा या कम बन जाएंगे। चलिए, हो जाएगा ऐसा भी पक्का? चलो तो फटाफट नोट करो जिनका नहीं हुआ, फिर इससे भी आगे चलते हैं। हो गया भाई? चलो, तब एक बात और समझ लो बस छोटी सी, जब इतनी बात आप समझ गए तो दूसरी बात भी आप समझ ही जाओगे बहुत आसानी से। अभी तक तो मैंने क्या किया था, सिक्के की संख्या में मल्टीप्लाई की तो आपके अमाउंट बन के आ गया। अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि आपकी जेब में 60 रुपए पड़े हैं, ठीक है। इमेजिन करो थोड़ा सा, आपकी जेब में 60 रुपए पड़े हैं, और ये जो आपकी जेब में 60 रुपए पड़े हैं ना, ये 5-5 के सिक्कों के रूप में है। आपकी जेब में 60 रुपए पड़े हैं, और ये जो 60 रुपए पड़े हैं ये 5-5 के सिक्कों के रूप में है। तो आपकी जेब में कितने सिक्के पड़े हैं? 5 के। भाई कितने सिक्के पड़े हैं आपकी जेब में? आप मुझे इतना सा बताओ बस, बताओ। किसी का कुछ भी पता हो, किसी को इतना तो पता ही होगा। आपकी जेब में 60 रुपए पड़े हैं, मैं कह रहा हूं 60 रुपए जो है 5-5 के सिक्कों के रूप में, तो कितने सिक्के पड़े होने चाहिए? बिल्कुल आंसर आया है 12। तो आप क्या कहोगे? सीधा अमाउंट को यदि सिक्के से डिवाइड कर दूं तो सिक्कों की संख्या आ जाती है कि 12 कॉइंस पड़े हैं। क्लियर है भाई? आपकी जेब में मान लो 40 रुपए पड़े हैं, और ये 40 रुपए जो हैं आपके पास 2-2 के सिक्कों के रूप में है, तो आपके पास कितने सिक्के पड़े हैं? 2 के 20। तो यहां से एक दूसरी बात ये निकल के आई कि यदि भैया अमाउंट को मैं सिक्के से डिवाइड कर दूं तो क्या निकल के आ जाएगी? सिक्के की संख्या निकल के। अब ये उम्मीद मत रखना कि मैं फॉर्मूला लिखूंगा सिक्के की संख्या बराबर अमाउंट बटे सिक्का, है ना, ये उम्मीद मत रखना। अमाउंट को यदि सिक्के से डिवाइड कर दूं तो क्या निकल के आ जाती है? सिक्के की संख्या निकल के आ जाती है। कोई दिक्कत होगी? कोई दिक्कत होगी? नहीं। तो यहां पे आपको क्या काम करना है, यदि क्वेश्चन के अंदर मान लो ऐसा कह दे कि एक बैग में कुल 420 सिक्के हैं, अब की बार यहां 420 रुपए ना देकर 420 सिक्के बोल दिए, और आपसे कह दिया कि ये सिक्के जो हैं मान लो मैंने ऐसा कह दिया, ये सिक्के 5 रुपए, 2 रुपए व 1 रुपए के रूप में हैं, तथा इनके मूल्य का अनुपात, अमाउंट का रेशियो की बात संख्या नहीं देगा, क्या देगा? मूल्य देगा। तथा इनके मूल्य का अनुपात मान लो मुझसे कह दिया 10:4:5 है, कुछ भी कह दे, कुछ भी कह दे। तो अब की बात ध्यान रखना, आपके पास अमाउंट ना होके सिक्कों की संख्या है, तो आप संख्या निकालोगे। और संख्या कैसे निकालोगे? अमाउंट को सिक्के से डिवाइड कर दो,
अमाउंट को सिक्के से डिवाइड कर दो तो क्या निकल के आ जाती है, सिक्कों की संख्या। आप कहोगे 10x अपॉन 5, ऐसे यहां 4x अपॉन 2 और ऐसे यहां 5x अपॉन 1, मूल्य को सिक्के से डिवाइड, तो ये क्या निकल के आई होगी, सिक्कों की संख्या। और ये टोटल सिक्के हैं, तो टोटल सिक्के आपको दिए 420, मतलब एक एग्जाम्पल के तौर पे वैसी मान ली मैंने। तो कंसेप्ट समझ गया आप इसका, कर लोगे ऐसा क्वेश्चन, बोल दूं? चलो ये आ गया, चलो क्वेश्चन। चलिए बताइए बहुत जल्दी से। एक बैग में कुल 52 सिक्के हैं जो 5 रुपए, 2 रुपए व 1 रुपए के रूप में हैं। इनके मूल्यों का अनुपात 3:2:1 है। देखिए खास बात ये, अब की बार आपको संख्या ना देके मूल्यों का अनुपात देगा। मूल्यों का अनुपात 3:2:1 है, तो 2 रुपए के सिक्कों का मूल्य क्या होगा? क्वेश्चन भी ध्यान से पढ़ना। 2 रुपए के सिक्कों का मूल्य क्या होगा? संख्या नहीं पूछ रहा, क्या पूछ रहा है? मूल्य। अब से पहले दोनों क्वेश्चनों में हमसे क्या पूछी थी? सिक्कों की संख्या। विनय का आंसर 20 आया है, भानु का आंसर 30 आया है, निखिल का आंसर 40 आया है। तो 50 को की छोड़ दिया किसी ने? 50 को बताए थे भाई, 20 भी है आपका आंसर, 30 भी है आपका आंसर, 40 भी है, तो बचा 50। देखिए एक बैग में कुल 52 सिक्के हैं, तो पहली बात यहां समझ जाओ कि आपको इस बार अमाउंट ना देके कॉइन्स की संख्या दी है, और संख्या दी है तो यहां क्या होगा? डिवाइड, गुणा नहीं होगी। इतनी बात बस, सिक्के में यही दो बातें, इससे अलग कुछ बात है भी नहीं। सिक्के आपको दिए हैं 5 रुपए, 2 रुपए व 1 रुपए। यहां भी पैसे में दे सकता है, ध्यान रखना, ऐसे दे सकता है 5 रुपए, 50 पैसे, 25 पैसे, 10 पैसे, ऐसे भी दे सकता है। क्लियर है? दूसरा, आपको यहां इनका मूल्य का रेशियो दिया है, अमाउंट का रेशियो दिया है। अमाउंट का रेशियो है 3:2:1, जिसे मैं कह सकता हूं 3x, 2x, 1x। क्लियर है भाई? चलो अभी भाई मैथ में कम से कम 20 दिन लग जाएंगे, हो सके ज्यादा भी लग जाए थोड़े से। तो यहां पे आप क्या करोगे? सिक्के दिए हैं, मूल्य दिया है, तो हम क्या करेंगे? सिक्के की संख्या निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे? मूल्य को बस आप सिक्के से डिवाइड कर दो। अब मूल्य कितना है? 3x, इसे सिक्के से डिवाइड कर दो। सिक्का कितने का है? यहां पे 5 का। ऐसे यहां कितना है? 2x, सिक्का कितने का है? 2 का। ऐसे यहां मूल्य है 1x, और यहां सिक्का कितने का है? 1 का ही सिक्का है। इन्हें जैसे ही जोड़ोगे तो ये टोटल सिक्के आएंगे, और टोटल सिक्के आपको कितने दिए हैं? 52। ये तो आप समझ ही गए होगे डिवाइड क्यों कर रहा हूं, बस इससे ज्यादा है ही नहीं कुछ। देखो ये 2 से तो 2 कैंसिल, x और x हो जाएगा 2x, 5 की गुणा करोगे, 5 दूनी 10 और 3 13x बटे 5 इक्वल टू है 52। तो 13 चौका 52 और 5 चौक 20, x का मान आ गया 20। और क्वेश्चन ने आपसे कहा है 2 रुपए के सिक्कों का मूल्य, तो ये 2 रुपए के सिक्कों का मूल्य 2x, x का मान 20, तो क्या आ जाएगा? 20 दूनी 40 रुपए। 2 रुपए के सिक्कों का मूल्य है 40 रुपए, आपका आंसर आ जाएगा 40। लेकिन मैं यहीं पे लिख देता हूं, यदि यदि 2 रुपए के सिक्कों की संख्या पूछ लेता आपसे, यदि मूल्य पूछा है तो आपने सीधा कह दिया 20 दूनी 40। यदि 2 रुपए के सिक्कों की संख्या पूछ लेता तो आप कहते भैया संख्या कैसे निकालते हैं? अमाउंट को लिखो ऊपर, और कितने कितने के सिक्के हैं इसमें? 2-2 के, तो 2 से डिवाइड कर देंगे, आंसर कितना आ जाएगा? 20। चाहे इस वाले स्टेप में लिख देते हैं यहां पे। क्लियर है? यदि बाई चांस संख्या पूछ लेता तो आपका आंसर क्या आ जाता? 20 आ जाता। लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बस मूल्य पूछा है तो आंसर 40। तो हो जाएगा सिक्के वाला। अब मुझे बताओ, क्या सिक्के के क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत है? हो जाएंगे सभी के, चाहे टोटल रुपए दे और चाहे टोटल सिक्के दे। तो बहुत जल्दी से नोट कीजिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। बहुत जल्दी से नोट करो, फटाफट, जितनी जल्दी कर सकते हो।
तेरह कैसा है देखो, x और x 2x, 5 दूनी 10, 2 तिया, सॉरी 5 दूनी 10, 10 और 3 13x एलसीएम से, ठीक है। अच्छा प्रैक्टिस सेट लगाया था आपने, अब कितने नंबर आए? अच्छे नंबर आए हैं, लेकिन और बढ़ाइए नंबर थोड़े से, ठीक है, और बढ़ाइए नंबर थोड़े से। चलो 32, क्वेश्चन बदल गया बिल्कुल, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत जल्दी बताइए। बस इसके बाद मैं तुम्हें 3-4 फॉर्मूले इसमें आते हैं वो लिखवाऊंगा, उसके बाद हम चलेंगे अच्छे चैप्टर पे अपने एलिगेशन पे, और इसका जो भी बचा हुआ हिस्सा है, मैंने पहले बोल दिया था, हम एलिगेशन में करेंगे, ठीक है। जो इसका बेस्ट पार्ट आता है वो एलिगेशन में आता है, अनुपात समानुपात का। चलिए हो गया भाई। देखो कितना सा क्वेश्चन है कि एक स्कूल में लड़कों तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:4 है, ऐसा क्वेश्चन मैंने तुम्हें आया हुआ भी दिखाया था, बल्कि वो परसेंटेज में हुआ था, यहां अनुपात में दे दिया है। लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:4 है, तो यहां 3 लिख देंगे, यहां 4 लिख देंगे। इनमें से 20% लड़के और 40% लड़कियां पास हुई, तो उन विद्यार्थियों का अनुपात क्या होगा जो फेल हुए हैं? तो आप मुझे बताओ, जब 20% लड़के पास हुए हैं, तो सीधी सी बात है भैया 80% फेल हुए होंगे। हमें तो फेल वालों का अनुपात बताना है, तो क्यों ना सीधा फेल वालों की संख्या निकाली जाए। अगर 20% पास हुए तो 80% फेल हुए होंगे। ऐसी 40% लड़कियां यदि पास हुई हैं तो 60% फेल हुई होंगी। और इन दोनों का क्या बताना है? अनुपात। क्या बताना है? अनुपात। 3 अट्ठे 24, यहां भी 240 और यहां भी 240, क्या हो जाएगा? 1:1। चलिए हो जाएगा सभी का। बिल्कुल 1:1। तो ऐसा तो हटा दूं बहुत जल्दी से। नहीं, अलजेब्रा के कुछ क्वेश्चन आते हैं जो हम सिंप्लीफिकेशन में लेके चलेंगे। चलो एक क्वेश्चन आपका ये आ गया, देखो यहां पे आपको शायद सही से दिखाई दे भी रहा होगा, ये दिखाई देगा ना, थोड़ा बहुत तो दिखाई देगा अच्छे से। ये टाइपिंग नहीं हो पाया था। इसके मैं तुम्हें ऑप्शन भी लिख देता हूं इस क्वेश्चन के। लीजिए, इसका पहला ऑप्शन है आपके पास √3 + 1/2। बी ऑप्शन है इसका √5 + 1/2। सी ऑप्शन है इसका √7 + 1/2। और इसका डी ऑप्शन में लिख देता हूं, यहीं पर, यहां लिख देता हूं, देखो डी ऑप्शन। डी ऑप्शन है इसका √5 + 3/3। ये ऑप्शन है अभी इसके। चलिए ये ऑप्शन है आपके पास, बताइए। जो जितनी जल्दी बता सके बता दो, बहुत जल्दी से। इंजीनियरिंग वाले क्वेश्चन कहां से आ गए ये? इंजीनियर तो वैसे कुछ ना करके खा पा गए भाई। आधे इंजीनियर कामयाब हैं, आधों ने तो अपना टाइम ही फोड़ा बस। बी आंसर आ रहा है बहुत सारे लोगों का, कुछ लोग सी भी दे रहे हैं। देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा आसान है। देखिए आपसे कहा है एक लड़का
और लड़की पेंसिल से खेल रहे थे, दोनों पेंसिल से खेल रहे, मान लो बहन भाई थे पेंसिल से खेल रहे थे। लड़की ने पेंसिल को दो भागों में तोड़ दिया, ठीक है। एक पेंसिल थी इनके पास, एक बड़े आकार की पेंसिल थी, लेकिन लड़की को क्या हुआ, गुस्सा आया, उसने इसे दो भागों में तोड़ दिया। एक भाग ये हुआ मान लो और एक भाग ये हो गया, दो भागों में तोड़ दिया। और लड़के ने यह देखा कि इन दो टुकड़ों का अनुपात वही है जो अनुपात पूरी पेंसिल का बड़े टुकड़े से है। तो पहले तो मैं ये देख लूंगी इनका अनुपात क्या है। मैं मान लेता हूं कि मान लो इस वाले टुकड़े की लंबाई तो है x और इस वाले टुकड़े की लंबाई है 1। मैं यहां y भी मान सकता हूं, लेकिन यदि y मानूंगा तो जो मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी वो सॉल्व नहीं हो पाएगी अपने ऑप्शन के अकॉर्डिंग। यदि ऑप्शन xy की फॉर्म में आते तो मैं 100% यहां पे y ही मान लेता, लेकिन यदि y मानूंगा तो मेरी इक्वेशन क्या है, कभी सॉल्व नहीं हो पाएगी। तो इसे मान लिया मैंने x और इसे क्या मान लिया 1। और क्वेश्चन देखो क्या बोला, यहीं से ये क्वेश्चन बस ये, लड़के ने यह देखा कि इन दो टुकड़ों का अनुपात वही है। इन दो टुकड़ों का अनुपात, जैसे x और 1 के अनुपात को क्या लिख सकता हूं, x बटे 1। भाई x अनुपात 1 लिखो या x बटे 1 लिखो, बात तो सिंपल है कि इन टुकड़ों का अनुपात वही है जो, देखिए, जो अनुपात पूरी पेंसिल का बड़े टुकड़े के साथ है। कंप्लीट पेंसिल का, कंप्लीट पेंसिल कितनी होगी, पहले ये x+1 होगी ना भाई, पहले तो ये एक साथ थी, x+1 होगी, जो पूरी पेंसिल का बड़े टुकड़े के साथ। तो बड़ा टुकड़ा कौन सा है, ये कहेगा लड़के ने ये देखा कि इन दोनों टुकड़ों का अनुपात वही है जो कंप्लीट पेंसिल का बड़े टुकड़े के साथ है। कोई दिक्कत है नहीं, इसका मतलब ये दोनों अनुपात क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। कोई दिक्कत परेशानी नहीं, बस x की तो कर देना यहां मल्टीप्लाई, और 1 की इधर मल्टीप्लाई करने पे यहां पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखो x², इसे इधर लिया माइनस का x और माइनस का 1 इक्वल टू क्या हो गया, 0। अब सबसे बड़ा दिमाग खराब है कि ये सॉल्व नहीं हो पाएगी। क्यों, क्योंकि आप इसके फैक्टर करना चाहोगे, ये आपने सीखा होगा कि इसके फैक्टर करोगे तो जोड़ या घटाने पे ये आना चाहिए, लेकिन आ ही नहीं गा। तो आपने एक नाम सुना होगा बचपन में क्या 8वीं क्लास में सुन लिया होगा, श्रीधराचार्य का नियम, कि जहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व ना हो पाए, जहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व ना हो पाए, वहां पे इन्हें सॉल्व करने के लिए उन्होंने एक नियम बनाया था, और वो नियम था माइनस का b प्लस माइनस b² माइनस का 4ac और अपॉन में आता था 2a। पीसीएम वालों को तो ये चीज पता ही होगी, माइनस का b प्लस माइनस रूट b² माइनस का 4ac अपॉन क्या था 2a। ठीक है, अब यहाँ a क्या है, यहाँ b क्या है, यहाँ c क्या है। तो मैं ज्यादा डिटेल तो जाऊंगा नहीं, लेकिन आपने एक चीज सुनी होगी, मैं इसे मिटा दूंगा अभी। आपने एक चीज सुनी होगी कि इस वाली इक्वेशन से तुलना की जाती थी कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, और आगे लिखते थे इससे तुलना करने पर, मतलब इसके कंपेयर करने पर। तो a का मान क्या है, जो भी इसका मल्टीपल है, ऐसे कुछ नहीं है 1 है, तो a का मान 1 होगा। जैसे b का मान क्या होगा, यहां अगर माइनस में है तो आप कहोगे माइनस का 1 होगा। यदि यहाँ 2 लिखा हुआ होता तो आप कहते माइनस का 2 होगा। जैसे यहाँ c है तो c का मान क्या होगा, माइनस का 1 होगा। क्लियर, अगर यहाँ पे माइनस का 10 लिखा होता तो 10 कहते, 13 होता तो 13 कहते, जो भी है कुल मिला के A to Z इससे कंपेयर किया जाता है ना। तो इतना आपको नहीं जाना है, इतना आपको नहीं जाना है। देखिए सीधा वहीं पे लिख दो अपने फॉर्मूले में, माइनस का b, माइनस के b की वैल्यू क्या आएगी, माइनस का 1, और माइनस की इसमें गुणा करोगे तो प्लस हो जाएगा, फिर प्लस माइनस रूट b², 1 का स्क्वायर 1, माइनस का 4ac, a का मान 1 और c का मान माइनस का 1, और अपॉन में 2a, a का मान 1 है। और बस देखो ये एक तो ऐसे ही, यहां माइनस की माइनस में गुणा होगी प्लस होगा, 4 और 1 5, तो ये आ जाएगा √5 प्लस 1 अपॉन 2, या फिर √5 प्लस माइनस 1 अपॉन 2 कह सकते हो। लेकिन अपने ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखो तो माइनस का ना देकर आपको ओनली प्लस वाला ही आंसर दिया है। वरना आप ये भी कह सकते थे √5 प्लस माइनस 1 अपॉन 2। ठीक है, दोनों साइन आते, प्लस का भी और माइनस का भी। बिल्कुल ऑप्शन बी। मैंने क्या बोला, इस एक के प्लेस पे मैं कुछ भी ले सकता हूं, मैं y भी ले सकता था, यहां पे x, यहां जैसे x लिया है y भी ले सकता था, लेकिन यदि मैं y लेता तो मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व नहीं हो पाती, या फिर आंसर जो है xy की फॉर्म में आता। अपने ऑप्शनों को ध्यान दूं तो xy की फॉर्म में मेरा कोई भी ऑप्शन नहीं है। ठीक है, वरना सीधी सी बात है, हम x के बाद किसका नंबर आता है, y का ही आता है, कि एक टुकड़ा x माना है तो दूसरे को क्या मानते, y मानते। चलिए हो जाएगा सभी का ऐसा। चलो थोड़ा सा और आगे चलते हैं इससे। बिल्कुल सबका सही है बी। ये नियम तुमने खूब पढ़ा होगा, श्रीधराचार्य का नियम।
बल्कि यहां से एक और भी चीज निकल के आती थी। कभी कभी ऐसे आते हैं कि एक इक्वेशन दे दी थी, वो कहते थे कि वास्तविक मूल जो है जीरो हो, या फिर एक आप अगर यदि कोऑर्डिनेट में पहुंच जाओ तो वहां पे कुछ क्वेश्चन आते हैं कि एक इक्वेशन देगा, दो इक्वेशन देगा, वो कहेगा कि यदि कोई एक ही हल निकलता हो तो निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा। ऐसे कुछ क्वेश्चन आते थे। चलो ये तो बड़ा आसान सा आ गया, बताओ फटाफट। बहुत आसान आ गया, बताइए कौन कितनी जल्दी बता सकता है, बताओ। नोट नहीं हुआ था? अच्छा, पिछले वाला क्वेश्चन नोट नहीं हुआ था, कोई नहीं, एक बार इसे नोट करके सॉल्व करना स्टार्ट करो। मैं 1 मिनट के लिए पीछे लगा देता हूं, चिंता ना कीजिए आप। चिंता करने की तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, जिसका पिछले वाला क्वेश्चन नोट नहीं हुआ था, इसके बाद 1 मिनट के लिए उसे लगा दिया जाएगा। चलिए, हो गया भाई, सीधा बैठा कर सामने, इनमें साफ दिखाई देता है, हमारी टेक्निकल टीम भी इसमें साफ दिखाई देती है। जैसा नायक में वो चप्पल उठा के उसके पीछे लगा गोबर भी दिखाई देता है ना, ऐसे यहाँ भी साफ दिखाई देते हैं सब। चलिए देखिए भाई, देखिए सुनिए, एबीसी की पिछले वर्ष की आय का अनुपात 3:4:5 है, समझो, समझिए। पिछले वर्ष की आय का अनुपात 3:4:5 है। बस ये ध्यान रखना, ये जो भी बात है किसकी है, पिछले साल की, मतलब कि लास्ट ईयर की, पिछले साल की बात है। और आगे क्वेश्चन बोला है जबकि उनकी पिछले वर्ष व वर्तमान वर्ष की आय का अनुपात कितना दिया है, 4:5, 2:3, 3:4। बस यहां पे एक चीज ध्यान दो, देखो एक चीज ध्यान दीजिए, बहुत छोटी सी, ये पिछले साल और इस साल का अनुपात है, मतलब ये तो लास्ट ईयर है और ये प्रेजेंट ईयर का अनुपात है। ऐसे ये लास्ट ईयर है और ये प्रेजेंट, ये लास्ट और ये प्रेजेंट, ठीक है। यदि यहां पे पिछले साल जो है आपकी इनकम 4 यूनिट थी, तो आप बताइए पिछले साल का मान तो यहां भी दिया है कि कितने यूनिट थी, 3। पिछले साल अलग अलग थोड़ी होगी इनकम, भले ही रेशियो अलग हो जाए। आपको भी पता है कि रेशियो जो है एक निश्चित संख्या को नहीं निकाल पाता है जब तक आपको उसके बीच का कॉमन ना पता हो, है ना। यदि कॉमन पता हो तभी आप निश्चित संख्या बता सकते हो, वरना आप बिल्कुल नहीं बता सकते, ठीक है। तो देखिए, मैं कहूंगा कि इस 4 यूनिट का मान हमारे पास पहले कितना था, 3। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा, 3/4। और यदि आज की इनकम निकालू, वर्तमान की, तो 1 यूनिट का मान इतना है, तो 5 यूनिट का मान कितना होगा, 15/4। तो ये तो किसकी इनकम है, एक की। क्लियर है। ऐसे यदि बी की इनकम की बात करूं, देखिए ध्यान से समझो, यदि बी की इनकम की बात करूं, बी पिछले साल 2 यूनिट कमाता था और 2 यूनिट का मान कितना है, 4। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 2, और 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 6। ऐसी यदि मैं सी की बात करूं, तो देखो पिछले साल 3 यूनिट और इस 3 यूनिट का मान है 5, तो 1 यूनिट का मान होगा 5/3। लेकिन हम एट प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट में कितनी है, 4 यूनिट। 1 यूनिट का मान इतना, तो 4 कर देना। बताइए कोई दिक्कत है? बल्कि जब हमें प्रैक्टिस हो जाएगी तो इतना भी नहीं चलेंगे, हम एक ही लाइन में क्वेश्चन को निपटा देंगे। अब इनकी वर्तमान इनकम का यदि रेशियो निकालना चाहूं, वर्तमान इनकम का यदि रेशियो निकालना चाहूं, तो देखिए यहां कितना है, 15/4। यहां कितना है, 2×3=6। यहां कितना है, 20/3। आपको पता है ऐसा रेशियो कभी नहीं छोड़ना, नीचे एलसीएम ले लेना है, कितना आ जाएगा, 12। 4×3=12, तो 15×3=45। कितना आ जाएगा, 45। और 12 से यहां गुणा कर दोगे, 12×6=72। 3 से काटोगे, 3×4=12, तो 20×80। इससे हमें कोई मतलब नहीं है, ये तो आपको पता है पहले से, ये तो पहले से पता है। वर्तमान आय आपको दी है, कितनी दी है, 98,500। तो बस इसे जोड़ दो, देखो 2 5 7 8 7 15 और 4 कितना आ जाएगा, 19। 197 यूनिट का मान आपको कितना दिया है, 98500।
इससे कितनी बार कट रहा है? 5 बार। 1 यूनिट का मान कितना है? 500। 1 यूनिट का मान 500 है, तो बी प्लस सी की वर्तमान आयु, आप बीओसी को उठा लो, बस आप ओनली बीओसी को उठा लो, तो देखो बीओसी है दोनों। बीओसी की वर्तमान आयु 80 प्लस 72 कितना हो जाएगा? 152। बस कोई दिक्कत है? बिल्कुल ठीक बात है। 76,000 रुपये गुणा कर लो, ये 2 जीरो ऐसी, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25 और 1 26, 5 एकम 5 और 2 7, कितना आ गया? 76,000। चलिए हो जाएगा सभी का। अब इस क्वेश्चन को मैं आपको बता दूं कि समझाने के लिए मैंने इतना चल दिया, लेकिन वास्तव में जो आपको स्टेप चलना था बस ये नहीं चलना था, क्योंकि ये चीज दिमाग में देखो कैसे होती, ये ऐसे होती। 4 यूनिट का मान 3 है, तो 4 तो बटे में जाएगा और 5 की कहां होगी? ऊपर गुणा होगी, नीचे वाले की गुणा ही होगी। तो आप सीधा कहते 5 तिया 15/4, सीधा यहां कि 15/4। ऐसे ही आपको पता है कि इस वाले की गुणा ही होगी, तो 3 के ऊपर गुणा करते, 3 चौक 12 और बटे में आ जाता 2। ऐसे ही यहां पे देखो, इसकी यहां गुणा 4 पंजे 20 और बटे में क्या आ जाता? 3। बस सीधा का सीधा ये वाला अनुपात निकालते, ये जो हमने यहां निकाला। इसमें समय वेस्ट नहीं करना है, एक बार समझ लिया उसके बाद तो क्या है, प्रैक्टिस हो जानी चाहिए उस चीज की। हो गया भी सभी का? हाँ, ये नोट्स वाले क्वेश्चन है। चलें आगे। नोट हो गया सभी का? ये बताओ पहले मुझे। चलिए भी, ये आ गया नेक्स्ट। चलिए, ये लास्ट क्वेश्चन है इसका। नहीं, ऐसा होता है कि पहली बार क्या है, दिमाग कम काम करता है, कोई दिक्कत नहीं। पहली बार में क्या सभी को समय लगता है, जिसे एक्सपीरियंस हो जाता है थोड़ा सा, कई बार फेल हो चुका हो या बहुत दिन से लगातार पढ़ रहा हो, तो उसकी थोड़ी सी कैलकुलेशन में स्पीड जो बढ़ जाती है। अब जो बिल्कुल पहली बार पढ़ रहा है उसे थोड़ा सा दिक्कत होती है शुरू शुरू में करने में, लेकिन जैसे समय बीतता है तो वो चीज अच्छी होती चली जाती है अपने आप ही। जैसी कैलकुलेशन स्पीड बढ़ेगी ना, ऐसी आपका मैथड अच्छा होता चला जाएगा। चलो बताइए, एबीसी की आय का अनुपात 3:7:4 है, वह उनके खर्च का अनुपात 4:3:5 है। यदि ए अपनी इनकम का 14 सही 2/7% बचाता है, तो उनकी बचत का अनुपात ज्ञात कीजिए। बताइए भाई। नोट नहीं हुआ था? नोट या थोड़ा जल्दी जब मैं समझाता चलता हूं ना, उसके साथ साथ नोट करते चला गो, थोड़ा सा समझते भी चला कीजिए और नोट भी क्या कीजिए। जब अभी तक किसी का आंसर नहीं आया है? किसी का आ गया हो तो बताओ। चलिए देखिए, अच्छा साथ साथ उतारते हैं तो फिर समझ नहीं आता है। देखिए, 1 सेकंड को अभी लगा देंगे, ठीक है, बस अभी लगा देंगे, क्योंकि लास्ट ही क्वेश्चन है इस पीडीएफ का, चिंता क्यों कर रहे हो। एबीसी की इनकम का अनुपात 3:7:4 है, ये तो इनकी इनकम हो गई। उनके खर्च का अनुपात 4:3:5 है, ठीक है। हमें क्वेश्चन में दिखाई देगा तो अलग से लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है कि ये इनकम का रेशियो है और ये एक्सपेंडिचर का रेशियो है। फिर क्वेश्चन ने बोला है
यदि ए अपनी इनकम का 14 से ही 2/7% बचाता है। अब ऐसी परसेंटेज आपने प्रॉफिट एंड लॉस में पढ़ी, ऐसी परसेंटेज आपने परसेंटेज चैप्टर में पढ़ी। तो आप मुझे बताओ ये जो 14 से ही 2/7% लिखा हुआ है, इसे यदि फ्रैक्शन में तोड़ूं तो क्या आएगा? आपको पता है 1/7 आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस में भी ऐसे क्वेश्चन हुए हैं और ऐसे क्वेश्चन आपके परसेंटेज में भी हुए हैं। चाहे कर सकते हो 14 सत्ते 98 और 2 100, 100/7 परसेंटेज को हटाओगे तो नीचे 100 आ जाएगा और 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? 1/7। क्लियर है? लेकिन यहां पे जो वर्ड लगा हुआ है किसका लगा हुआ? बचत का। तो आप कहोगे ये तो होगी इसकी इनकम और ये क्या कहलाएगी? इसकी बचत। यदि है ये कहता ना कि एक व्यक्ति अपनी इनकम का 14 से ही 2/7% भाग खर्च कर देता है, तो फिर ऊपर वाले को मैं एक्सपेंडिचर मानता। लेकिन यहां बचत की बात की है, मैं ऊपर वाले को क्या मानूंगा? बचत मानूंगा। क्लियर है? अच्छा एक बात बताओ, 7 यूनिट आपने कमाया और 1 यूनिट आपने बचा लिया, तो आपने खर्च कितना किया? आपने खर्च कितना किया? 6 यूनिट। पक्का? ठीक है। तो आप मुझे बताओ, एक ही बात हुई है तो एक ही उठा लो, यहां से एक ही उठा लो। देखो इन्हें यदि थोड़ी देर के लिए मैं ऐसा मान लूं कि इनकी इनकम जो है, मान लो ऐसा मान लेता हूं 3x 7x 4x, और इसे मान लेता हूं, इसे y की फॉर्म में मान लो 4y 3y 5y, ऐसे मान सकते हो। कोई दिक्कत है? नहीं है। चाहे लो मैं अलग लिख लूं, अगर समझ में ना आए तुम्हारे, मैं अलग लिख लेता हूं कि इनकम को मान लेता हूं 3x 7x 4x, और इनके खर्च मतलब कि एक्सपेंडिचर को मैं मान लेता हूं, इसे y की फॉर्म में मान लेता हूं 4y 3y 5y। क्लियर है? कोई दिक्कत है? नहीं है। अब हमें एक ही बात कहेगी, तो देखो यदि मैं कहूं कि ए की जो इनकम है, ए की इनकम कितनी है? 7x, सॉरी 3x, और खर्च कितना है? 4y, यही है। इसे यदि ऐसा लिख लूं मैं कि 3x/4y, तो ये इसकी इनकम है। इनकम की जगह इनकम ही लिखूंगा। इनकम यहां पे कितनी है? 7 यूनिट। नीचे खर्च है तो खर्च की जगह खर्च ही लिखूंगा। तो आप बताओ 7 यूनिट कमाया जिसमें से 1 बचा लिया, तो खर्च कितना किया? 6 यूनिट। इनकम अपॉन एक्सपेंडिचर, मैंने ऊपर इनकम लिखी नीचे एक्सपेंडिचर लिखी, तो यहां भी ऊपर इनकम लिखूंगा नीचे एक्सपेंडिचर लिखूंगा। बात समझ गए? इतना समझ गए तो क्वेश्चन हो जाएगा, समझ लो बस। कुछ नहीं करना। देखिए जो कट रहा है उसे काट दो, यहां कुछ नहीं कट रहा। आप कहोगे 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। तो देखो यदि x/y का मान निकालूं तो इस 2 के ऊपर गुणा हो जाएगी 2 सत्ते 14, और 3 के नीचे गुणा हो जाएगी 3 तिया 9। इसका मतलब है x का मान आपके पास 14 है और y का मान आपके पास 9 है। बस x की जगह x का मान लिख दो, y की जगह y का मान लिख दो, कुछ मत करो। ठीक है? आप इनकी अलग अलग इनकम और अलग अलग एक्सपेंडिचर निकालो। देखिए यदि इनकम निकालोगे, x की जगह क्या लिखोगे? 14, 14 तिया 42, 14 सत्ते 98, 14 चौका 56। क्लियर है? खर्च निकालो। येगा y का मान कितना है? 9, 9 चौक 36, 9 तिया 27, 9 पंजे 45। आपसे क्या कहा? बचत का अनुपात। येगा कमाया इतना, खर्च इतना किया, इनकम में से खर्च घटा चले जाओ तो बचत ही तो आ जाएगी। बस 42 में 36 गया, कितना बचा? 6। यहां 8 में से 7 गया एक, 9 में से 2 गए 7, 71। 6 में से 5 गया एक, 5 में 4 गया एक, तो इनकी बचत का अनुपात क्या आ गया? 6:71:11। किसी का भी आंसर नहीं आया था ये, किसी का भी आंसर नहीं आया था। आंसर है 6:71:11। इतना सा काम करना था। फिर समझ लो कि हमने निकाल लिया ये इनकम है और ये बचत है। अगर इनकम में से इसकी बचत घटा दूं तो क्या आ जाएगा? खर्च आ जाएगा। क्लियर है? क्योंकि देखो एक ही बात कही है तो ए वाली ही वैल्यू उठाऊंगा, कोई और नहीं, कोई और नहीं। ए की इनकम है 3x, ए का खर्च है 4y, तो इनकम की जगह इनकम लिखा, खर्च की जगह खर्च लिखा। बस x/y का मान निकाला, और x का मान तो लिख दो यहां सब में और y का मान लिख दो यहां सब में। यदि इनकम में से एक्सपेंडिचर घटाओगे तो क्या निकल के आ जाएगी? सेविंग निकल के आ जाएगी। ठीक है भाई? हाँ 50,000 कांस्टेबल की वैकेंसी आ गई है बिल्कुल। कितने लोगों की इसमें एज आती है वो देखा जाएगा। ठीक है? वैकेंसी तो बहुत आएंगी, आपकी तैयारी कम पड़ जाएगी। अखिलेश बताएंगे भाई, चिंता ना कीजिए।
चिंता ना कीजिए, बताएंगे आपको सब चीज। भाई अभी मुझे नहीं पता कांस्टेबल की एज क्या है, जब वो नोटिफिकेशन निकालेंगे मेरे भाई तभी वो बताएंगे कि वो कब से कब तक एज लेते हैं। ठीक है, वही बताएंगे कब से कब तक लेते हैं। नोट कर लो बस, मैं 30 सेकंड के लिए पिछले 2 क्वेश्चन और लगा देता हूं कि कुछ लोगों के वो नोट नहीं हुए थे। और इसके बाद 4 फॉर्मूले आपने यहां सुने होंगे कि प्रथम समानुपाती होता है, मध्यानुपाती होता है, तृतीयानुपाती होता है, चतुर्थानुपाती होता है। यहां से भी क्या है क्वेश्चन आ जाता है। हाँ भाई साहब, कंफर्म आएगी भर्ती तो इस चीज से बेफिक्र रहो। अब की बार एक अकल तो सबको आगे होगी कि फॉर्म आती फॉर्म डाल देंगे सब। अब क्या ना बैठे लास्ट डेट के इंतजार में, क्योंकि पीईटी बहुत लोगों का नहीं डला है। हो गया नोट सभी का, बताओ। तो लो भी, जिनका इससे पिछला क्वेश्चन नहीं उतरा था 30 सेकंड के लिए, तो मैं लगा देता हूं बहुत जल्दी से। 30 सेकंड के लिए तो मैं लगा दिया, जिनका भी नहीं उतरा था ये। हो गया। अब 30 ही सेकंड के लिए दूसरा लगा देता हूं, ये जिनका नहीं उतरा था, जो भी जिसकी कमेंट थी। वो चिंता ना कीजिए, एज वगैरह सब जैसे ही आएगा ना फॉर्म तो सब पता पड़ जाएगा। अच्छा देखो अब यहाँ फटाफट, अब आपको 4 यहाँ पे फॉर्मूले नोट करने हैं, क्योंकि इन फॉर्मूलों पे भी क्वेश्चन आ जाता है। एक तो पूछा जाता है प्रथम समानुपाती। अच्छा, जब मैंने इस चैप्टर का नाम लिखा था अनुपात तथा समान अनुपात, तो अनुपात का साइन तो ये था, ये वाला। और ध्यान रखना, समान अनुपात होता है ये, समान अनुपात होता है ये। समान अनुपात का मतलब होता है कि जो अनुपात लेफ्ट हैंड साइड में हो वही अनुपात राइट हैंड साइड में भी हो। जैसे अगर इधर मान लो लिखा हुआ है 2:4 लिखा हुआ है, और इधर मान लीजिए 3:6 लिखा हुआ है, तो ये दोनों इक्वल ही हैं। ठीक है, देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और यहां देखिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो ये जो है ना, ये वाला जो समान अनुपात है, इसे यदि मैं ऐसे मिला दूं तो ये बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा। इस समान अनुपात का मतलब होता है जो अनुपात आपका लेफ्ट हैंड साइड है वही अनुपात कहां होना चाहिए, राइट हैंड साइड होना चाहिए। ठीक है, तो एक तो पूछा जाएगा आपसे प्रथम समानुपाती, एक पूछा जाएगा आपसे मध्यानुपाती, मध्यानुपाती, या इसे कभी कभी द्वितीय समानुपाती भी कह देता है, मतलब सेकंड प्रोपोर्शन कह सकता है। ठीक है, एक पूछा जाएगा आपसे तृतीयानुपाती, एक पूछा जाएगा तृतीयानुपाती। समझो इन सबके फॉर्मूले क्या आएंगे, समझिए। मैं यहां मान लेता हूं, मैंने ऐसा लिख लिया, देखो ये मैं बना के दिखा रहा हूं तुम्हें, तुम्हें नोट नहीं करनी है, तुम्हें तो बस एक एक लाइन नोट करवाऊंगा, नोट करना है। ए अनुपात बी, और यहां लिख लिया बी अनुपात सी। ठीक है, हमने लिख लिया समान अनुपात, तो फिर लिख लिया हमने बी अनुपात सी। ठीक है, क्लास में जो बच्चा जो घूम रहा है बाहर जा रहा है बीच में, देखिए क्या इसे ऐसे लिख सकता हूं। तो ध्यान देना, मैं सबसे पहले प्रथम समानुपाती निकालूंगा, तो मैं निकालूंगा ए का मान, ओनली ए का मान। तो क्या लिख सकता हूं, ए बटे बी और इक्वल टू बी बटे सी। लिख सकता हूं या नहीं, बिल्कुल लिख सकता हूं, है ना, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो देखिए यदि ए का मान निकालूं, प्रथम समानुपाती ए का मान निकालूं, तो इस बी की मल्टीप्लाई वहां हो जाएगी, यह आ जाएगा बी स्क्वायर अपॉन सी। क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन सी। कोई दिक्कत है? तो प्रथम समानुपाती कभी भी आपसे पूछे तो सीधा आप क्या होगे, बी स्क्वायर अपॉन सी। अब यहां पे छोटी सी बात ध्यान देने, देखो ध्यान समझना, बहुत छोटा सा पॉइंट है, ठीक है, कंफ्यूज करेगा वरना।
बहुत छोटा सा पॉइंट है। मैं लिख रहा हूं प्रथम समानुपाती क्या आया, बी स्क्वायर अपॉन सी। लेकिन एक बार बताओ, इसका फॉर्मूला बी स्क्वायर अपॉन सी वन का है, तो ये जो बी और सी अल्फाबेट है, बी पहले आता है या सी पहले आता है? आप कहोगे बी पहले आता है। तो इस पे यदि क्वेश्चन आएगा ना, तो देखो सीधा सीधा ऐसा आएगा। मान लो आपसे कहे कि कुछ भी कहे कि 6 व 9 का प्रथम समानुपाती क्या होगा। ध्यान से सुन लेना इस पॉइंट को, कभी गलती का हो। प्रथम समानुपाती क्या होगा ऐसे कहने लग जाए, तो देखिए अगर प्रथम समानुपाती पूछा है तो इसका फॉर्मूला है बी स्क्वायर अपॉन सी। लेकिन मैं कह रहा हूं ओनली दो ही तो संख्या दिखाई दे रही है, बी और सी। तो अल्फाबेट में पहले बी आता है या सी आता है? आप कहोगे पहले बी आता है। इसका मतलब है पहली वाली संख्या का तो क्या होगा, स्क्वायर, और दूसरी वाली संख्या से क्या होगा, डिवाइड। तो यहां पहली संख्या क्या है, 6, तो 6 का तो होगा स्क्वायर और दूसरी से होगा डिवाइड। तो आंसर आ जाएगा 9 चौक 36। बात समझे? ऐसा मत कर देना कभी जल्दबाजी में कि सेकंड का स्क्वायर और फर्स्ट से डिवाइड, वरना दिक्कत हो जाएगी। अभी चलेगा सभी का? इंग्लिश में देखो कुछ नहीं है, इसे कह सकते हो आप फर्स्ट प्रोपोर्शन, ठीक है, इसे कह सकते हो। बस इनकी संख्या का नाम लिखते चले जाओ, यहां थर्ड प्रोपोर्शन कह सकते हो, ठीक है, वही चीज आ जाएगी। समझ गए बात? चलिए सेकंड बात पे चलें। ओके ओके, तो ठीक है, तो दूसरी बात समझो। आपको तो बस ये ध्यान रखना है, मैं आपको समझा देता हूं। देखिए अब मैं मध्य अनुपाती कहूं या सेकंड प्रोपोर्शन की बात करूं, द्वितीय समानुपाती की बात करूं, दोनों का मतलब सेम है। दोनों का मतलब क्या है, सेम है। देखिए अब मैं निकालूंगा इस b का मान, इस b का मान, तो क्या इसे कह सकता हूं a बटे बी और बराबर, इसका मतलब क्या होता है समानुपात का मतलब बराबर b बटे सी। तो देखो b की मल्टीप्लाई यहां होगी और c की यहां हो जाएगी, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। और यदि b का मान निकालूं तो इधर जाके ये स्क्वायर रूट चढ़ा देगा, क्या आ जाएगा रूट में a इंटू सी, a इंटू सी। इसका मतलब हुआ कि मध्य अनुपाती यदि तुम्हें निकालना है, यदि मिड प्रोपोर्शन निकालना है, तो आपको दो संख्याएं दी जाएंगी और आपको बस ये करना है कि स्क्वायर रूट के अंदर उन दोनों की गुणा कर दियो, वो कोई भी दो संख्याएं हो। तो मध्य अनुपाती का फॉर्मूला निकल के आया रूट में a इंटू सी। यहां a और c से मुझे कोई मतलब नहीं, पहली या दूसरी। यहां देखो एग्जाम्पल में तुम्हें दिखाऊं, आपको सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा। जैसे मैं कहूं कि 18 व 8 का मध्य अनुपाती क्या होगा। आए हैं इन पे क्वेश्चन, ध्यान रखना, मध्य अनुपाती क्या होगा। तो सीधा का मध्य अनुपाती पूछा है, तो मध्य अनुपाती का फॉर्मूला a इंटू सी या a इंटू बी, जो भी का हो। कहने का मतलब है जो भी दोनों संख्याएं दी हैं उसकी स्क्वायर रूट के अंदर गुणा कर दो। तो देखो 18 अट्ठे 144 और 144 किसका स्क्वायर है, तो क्या आंसर आ जाएगा, कर लोगे? तो मध्य अनुपाती का फॉर्मूला बनकर आया कि कोई दो संख्याएं देगा तो उन दोनों संख्याओं को क्या करना है, स्क्वायर रूट के अंदर गुणा कर देनी है। चलें इस तीसरे पे, तृतीय समानुपाती पे, इस पे चलते हैं। इसे देखिए कि तृतीय समानुपाती क्या होता है, या तृतीय अनुपाती या तृतीय समान अनुपाती, कुछ भी कहे समझो। हटा दूं उसे तो, क्योंकि उससे तुम्हारे को मतलब भी नहीं है, इससे मतलब है तुम्हारा। तो अब यदि तृतीय समानुपाती निकालूं तो समझो, अब की बार मान निकालना है मुझे c का। तो देखिए a बटे बी और इक्वल टू कह देंगे b बटे सी। जब इस c का मान निकालूंगा तो c को लिया इधर, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो b की b में गुणा करो, b स्क्वायर और बटे में क्या आ जाएगा a। तो तृतीय अनुपाती क्या निकल कर आया, b स्क्वायर अपॉन a, b स्क्वायर अपॉन a। अब यदि आपने ध्यान से नहीं पढ़ी हैं चीजें तो देखो इसमें और इसमें कंफ्यूजन पैदा हो जाएगा। दोनों के मिलते जुलते से ही फॉर्मूले हैं, लेकिन यहां पे देखिए आप बी स्क्वायर अपॉन ए, संख्या दो ही देगा। बी पहले आता है या ए पहले आता है, ए पहले आता है, तो पहली संख्या तो डिवाइड करूंगा और दूसरी को क्या कर दूंगा, स्क्वायर।
ठीक है, वहां ऐसा ना देने का ए और बी, वहां तो सीधा एग्जाम्पल देगा, वहां तो सीधा एग्जाम्पल देगा कि 4 व 6 का तृतीयानुपाती क्या होगा, तृतीयानुपाती क्या होगा। तो अगर तृतीयानुपाती पूछा है तो ध्यान में आना चाहिए बी स्क्वायर अपॉन ए, या निकाल के देख लेंगे, बी स्क्वायर अपॉन ए, इसका मतलब सेकंड संख्या का तो स्क्वायर और फर्स्ट से डिवाइड, 4 निम 36। जबकि अगर यहां फर्स्ट प्रोपोर्शन आ जाता तो पहली संख्या का स्क्वायर और दूसरी से डिवाइड होता, तो दोनों मिलते जुलते हैं ये और ये, तो बस ध्यान रखना कि वहां पहली संख्या ऊपर है और यहां दूसरी संख्या ऊपर, समझ जाओगे। एक लास्ट और बचा, उसे देख लेते हैं। लास्ट आता है चतुर्थ समानुपाती। एक पेज पर लिख लेना, और ये कुछ चीज ऐसी होती हैं कि आप एग्जाम से यदि एक दिन पहले भी रिवीजन कर जाओगे ना, और यहां से यदि क्वेश्चन आता है तो आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। हाँ ले तो आए भाई, चतुर्थ अनुपाती को भी ले आए हम। देखिए देखिए इसका भी फॉर्मूला बनाते हैं। अब मान लीजिए कुछ ऐसी कंडीशन दी है, ए अनुपात बी, यहां समान अनुपात, फिर यहां सी अनुपात डी है। अब की बार कितने अनुपात हैं, 4 है। ए अनुपात बी फिर सी अनुपात डी है। तो क्या इसे लिख सकता हूं ए बटे बी, बिल्कुल लिख सकता हूं। क्या इक्वल टू इसे लिख सकता हूं सी अपॉन डी, बिल्कुल लिख सकता हूं। मुझे डी का मान निकालना है तो डी की इधर गुणा हो जाएगी, और डी इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो बी की यहां गुणा होगी बी इंटू सी, और अपॉन में क्या आ जाएगा ए, क्या आ जाएगा बी इंटू सी अपॉन ए। तो ध्यान रखना यदि चतुर्थ अनुपाती पूछता है तो आप सीधा कहोगे बी इंटू सी अपॉन ए, और आप मुझे बताओ बी और सी तो कब आते हैं, बाद में, ए कब आता है, पहले। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमेशा 3 संख्या देगा, तो बाद की 2 संख्या होगी तो होगी ऊपर गुणा, और पहली संख्या से क्या होगा, डिवाइड। जैसे यहां एग्जाम्पल में लिख देता हूं एक, यहां मान लो मैं कह देता आपसे कि 4 7 व कुछ भी कह दूं 12 का चतुर्थ अनुपाती क्या होगा, क्या होगा, कुछ भी कह दूं, तो सीधा आपको याद आना चाहिए बी गुणा सी अपॉन ए। तो यहां आपको यह भी जरूर ध्यान रखना है कि कौन सी संख्या नीचे और कौन सी संख्या ऊपर। तो बी गुणा सी मतलब बाद की दोनों की ऊपर गुणा और पहली संख्या से डिवाइड, तो 4 तिया 12 और 7 तिया 21, तो आंसर क्या आ जाएगा 21। क्लियर है। तो 4 फॉर्मूले फटाफट नोट कर लीजिए बहुत जल्दी से, वैसे तो कर लिए होंगे आपने। और चैप्टर आपका यहां पे समाप्त, लेकिन कंप्लीट रूप से समाप्त नहीं है कि कंप्लीट रूप से अब मैं आपको एलिगेशन की बात बताऊंगा और एलिगेशन के साथ ये कंप्लीट रूप से खत्म होगा, ठीक है। एलिगेशन थोड़ा सा हो सकता है ज्यादा चले, लगभग 4 क्लास चले, ठीक है। इस पे एग्जाम्पल तो नहीं देना है, बताओ कर लोगे ना सब। कर लिए तो ठीक है, बस मुझे इस पे एक एग्जाम्पल बता दो, फिर चलता हूं नेक्स्ट पे। एक एग्जाम्पल मैंने तुमसे बस इतना सा पूछा कि आप मुझे बताओ 0.32 व 0.02 का मध्य अनुपाती क्या होगा, मध्य अनुपाती क्या होगा, बस इतना सा क्वेश्चन बता दो। बाकी आप अपने पास से एग्जाम्पल लेते हैं ना, जो भी आपको लेना हो, ठीक है, बताइए। और मैं ऑप्शन देता हूं 0.8, 0.08, 0.008, 0.0008, ये ऑप्शन दे दिया मैंने, बताओ। बताइए भाई।
बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है बी, मतलब कि 0.08। भाई आपको सीधा पता है मध्यानुपाती सीधा क्या होता है, ए इंटू बी, मतलब जो भी संख्याएं दी उनके अंदर गुणा कर दो। आप कहोगे 0.32 इंटू 0.02, इनकी हम गुणा करेंगे तो देखिए ये पॉइंट हटाओगे 2 जीरो, ये पॉइंट हटाओगे 2 जीरो, तो ऊपर 32 दूनी 64, 64 किसका स्क्वायर है 8 का, और नीचे 100 गुणा 100 का मतलब है 100 का स्क्वायर 10,000, और 10,000 स्क्वायर 100 का, तो नीचे 100, और 8 को जब 100 से भाग दोगे तो क्या आ जाएगा 0.08, तो आंसर क्या आ जाएगा बी। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा 0.08। तो हटाएं इसे, कर लोगे तो पॉइंट में ध्यान रखना, कभी जल्दबाजी में 64 8 या कोई सी जीरो लगा दी तो दिक्कत हो जाएगी वरना। ठीक है, चलिए भाई अब कॉपी पेन छोड़ दो और 2 मिनट के लिए, 2 मिनट का मौन नहीं करना है लेकिन 2 मिनट देखना है शांति से। चैप्टर है आपका मिश्रण, या आप लिख सकते हो मिक्सचर एंड एलिगेशन। ठीक है, ये भी कह सकते हो मिक्सचर एंड एलिगेशन, हमने सीधा सीधा लिख दिया है मिश्रण। अब समझो एलिगेशन क्या है दोस्तों। एलिगेशन आपको इसके नाम से पता पड़ रहा होगा, मिश्रण मतलब कि किसी भी चीज को आपस में मिक्स कर देना, किसी भी चीज को आपस में मिक्स कर देना। जैसे एक बर्तन में तो रखा है दूध और एक बर्तन में रखा है पानी, और हमने क्या किया दूध और पानी दोनों को एक ही बर्तन में मिक्स कर दिया, एक ही बर्तन में मिक्स कर दिया। मिक्स तो कर दोगे, दोनों को आपस में मिक्स तो कर दोगे, लेकिन मिक्स करने के बाद दोनों को अलग अलग निकाल नहीं सकते आप। जब आप इन्हें रेशियो निकालोगे, मतलब एक साथ मिक्स करके जब आप इनका रेशियो निकालोगे, तो ऐसा नहीं है कि ओनली पानी पानी का ही भाग भाग आएगा, पानी के साथ दूध का भी भाग आएगा। भाई आप एक बार बताओ, आपने दूध में पानी मिला दिया, कि तुम में से कोई है जो दूध और पानी दोनों को अलग कर ले? जब आपने मिक्स कर दिया एक बर्तन में दूध के साथ पानी भी, तो जब आप उस दूध में से दूध निकालोगे ना, तो वहां दूध के साथ अपना पानी भी आएगा ही आएगा। इसका मतलब है कि जब आपस में आप किसी भी चीज को मिक्स कर दोगे तो एक अनुपात में निकल के आएगी। इतना हो सकता है कि यदि दूध का 5 भाग है तो पानी का 3 भाग होगा, या पानी का 2 भाग होगा, लेकिन होगा जरूर, होगा जरूर। तो एक अनुपात में चीज निकल के आएगी। क्लियर है? बचपन की कहानी मत पहुंच जाना कि हंस जो है वो दूध और पानी अलग अलग कर देता था, है ना, बचपन में कहानी सुनाई जाती थी, लेकिन यहां हम एक अनुपात में ही निकालेंगे। क्या मतलब होगा, क्या चीज होंगी, देखिए। जैसे मैं कहूं कि 30 रुपए प्रति किलोग्राम वाले चावल को, 30 रुपए प्रति किलोग्राम वाले चावल को 35 रुपए प्रति किलोग्राम वाले चावल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए। मैं कहूं 30 रुपए प्रति किलोग्राम वाले चावल को 35 रुपए प्रति किलोग्राम वाले चावल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए, किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य, कि मिश्रण का मूल्य मान लो मैं कह दूं कि 32 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए, कि मिश्रण का मूल्य 32 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए। अब समझो, यहां पे उतारना नहीं है, बस समझना है। अब मुझे दोस्तों ये नहीं पता कि किस अनुपात में, तो तब मिलाओगे जब तुम्हें यह पता हो कि पहले चावल की क्वांटिटी कितनी है या दूसरे चावल की क्वांटिटी कितनी है। मैंने मान लिया कि पहला चावल जो है मेरे पास x किलोग्राम है। कितने किलोग्राम है? x किलोग्राम। अब 1 किलो चावल तो 30 रुपए का है, 1 किलो चावल 30 का है, तो x किलो कितने का होगा? 30x का। x किलो कितने का होगा? 30x का। और दूसरे प्रकार के चावल की क्वांटिटी मान लो मैंने मान ली y किलोग्राम है। कितनी मान ली मैंने? y किलोग्राम। तो 1 किलो चावल 35 का है, तो y किलो कितने का होगा? 35 y का। यदि दोनों को जोड़ दूं तो मैं कहूं कि कुल इतने रुपए का बिकेगा या इतने रुपए का आप खरीदोगे, यही तो होगा। लेकिन हमने क्या किया, दोनों प्रकार के चावलों को आपस में मिक्स कर दिया। तो जब दोनों प्रकार के चावलों को आपस में मिक्स किया तो पैसे मिक्स थोड़ी होंगे, क्वांटिटी मिक्स होगी। x किलो चावल और उधर y किलो चावल दोनों आपस में मिक्स कर दो तो कितने हो जाएंगे? x प्लस y किलो। मान लो 2 किलो खराब वाले, 3 किलो अच्छे वाले, दोनों को मिला दो तो इसका मतलब मिलके कितने किलो चावल हो गए? वो 5 किलो। क्वांटिटी तो मिलाओगे, पैसे थोड़ी मिलाओगे। तो आपके पास x किलो चावल थे और y किलो चावल थे, इन दोनों को मैंने आपस में मिला दिया, और इन्हें आपस में मिलाने के बाद मैंने 32 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से बेचता हूं या खरीदता हूं। तो 1 किलो चावल 32 का है, तो इतने किलो चावल तो इतने रुपए का होगा।
और आप बताइए प्राइस तो दोनों का बराबर ही होगा, चाहे अलग अलग बेचो चाहे मिक्स करके बेचो, कोई दिक्कत है नहीं है। तो बस 30x प्लस 35y इक्वल टू 32x प्लस 32y। ये 30x इधर जाएगा तो कितना बचेगा 2x, ये 32y इधर आएगा तो 35 में से 32 के कितना बचा 3y, x के अपॉन में y ले आओ और इधर 2 इसके बटे में ले जाओ 3/2। क्या x बटे y को कह सकता हूं x अनुपात y, और 3/2 को कह सकता हूं 3:2। तो उसने कहा था इन्हें किस अनुपात में मिलाया जाए, तो किस अनुपात में मिलाया जाए 3:2 के अनुपात में मिलाया जाए। क्लियर है, 3:2 के अनुपात में। लेकिन इतना डिटेल हमें जाना नहीं है, बिल्कुल नहीं जाना। हमें क्या करना है देखो, 30 रुपए प्रति किलोग्राम वाले चावल को 35 रुपए प्रति किलोग्राम वाले चावल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 32 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए। तो सीधा सीधा एक ऐसा ये 4 टांगों वाला फॉर्मूला लिखेंगे। पहले चावल का मूल्य 30 है, दूसरे प्रकार के चावल का मूल्य 35 है, और जो टोटल मिक्सचर का प्राइस आपको दिया है कितना दिया है 32, वो लिखेंगे बीच में। वो कहां लिखेंगे बीच में। बस 2 मिनट की कहानी है, फिर तो आपको करने क्वेश्चन। ये जो बीच वाली संख्या है ये अपने आप में ऐसी स्पेशल है कि ऊपर जो 2 संख्याएं हैं उन दोनों में से एक से तो छोटी होगी और एक से बड़ी होगी। जबकि ये चीज जाके जब मैं लाभ हानि के क्वेश्चन इसी में बताऊंगा तो फेल हो जाएगी, लेकिन 90% आप देखोगे कि ये संख्या इन दोनों में से एक से बड़ी और एक से छोटी, जैसे इससे तो बड़ी है और इससे छोटी। तो देखो जब मैं इस वाली लाइन पे आऊंगा तो यहां घटाएंगे आपस में, 35 में से 32 के कितना बचा, ऐसे ही आओ जब इस वाली लाइन में आऊंगा तो ये संख्या बड़ी है, बड़ी में से छोटी घटाओगे, 32 में से 30 गए। एक चीज जरूर ध्यान रखनी है कि ये संख्या भले ही इस लाइन से आई लेकिन इसके नीचे आई है तो ये पहले प्रकार के चावल की क्वांटिटी कहलाएगी। ऐसी ये संख्या भले ही इस वाली लाइन से आई है, कोई दिक्कत नहीं है इस वाली लाइन से आई, लेकिन इसके नीचे आई है तो ये दूसरे प्रकार के चावल की क्वांटिटी कहलाएगी। तो इन्हें किस अनुपात में मिलाया जाए, तो ये अनुपात ही है, कितना है 3:2। कोई दिक्कत है, पक्का नहीं, ध्यान रखोगे छोटी सी बात का। और यहां पे एक चीज आपको और ध्यान रखनी है, बस सुनने वाली बातें हैं ये। देखो यहां प्राइस दिया था लेकिन यहां क्वांटिटी का रेशियो आया नीचे, यहां क्या है क्वांटिटी का रेशियो आया है। तो ये चीज भी जरूर ध्यान रखना कि जिसके रेस्पेक्ट में ये चीज दी हो ना आपको, ये जो मीन दिया है ये जिसके रेस्पेक्ट में दिया हो वो नीचे निकलेगा। जैसे अगर यहां चाल दी हो और यहां भी चाल दी हो तो सीधी सी बात है बीच में भी चाल देगा, लेकिन नीचे जो रेशियो आएगा वो समय का आएगा। वो किसका आएगा, समय का आएगा। जैसे यहां दिया तो प्राइस था लेकिन अनुपात किसका आया, क्वांटिटी का। ऐसे अगर यहां चाल देगा तो नीचे अनुपात किसका आएगा, टाइम का, क्योंकि चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ऐसे ही अगर यहां पे लाभ दिया है, यहां पे हानि दी है, या यहां भी लाभ दिया है कोई दिक्कत नहीं, और बीच में भी लाभ या हानि दी है इस टाइप से, तो नीचे जो लाभ या हानि आप किसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हो, आप निकाल रहे हो क्रिया मूल्य के रेस्पेक्ट में। तो यहां भले ही लाभ हानि दी हो लेकिन नीचे जो रेशियो आएगा वो किसका आएगा, कॉस्ट प्राइस का आएगा। क्लियर है। तो क्वेश्चन लगाए जाए इसके, करें स्टार्ट। बड़ा आसान आसान से क्वेश्चन लगाएंगे देखिए, लेकिन इसमें लेवल हम खूब उठाएंगे, चिंता बिल्कुल मत करना। इस चैप्टर के अंदर अनुपात समानुपात की जो भी चीज बची हैं वो यहां आएंगी। चलिए पहला क्वेश्चन, पहले 2-3 हम आसानी रखेंगे, बताइए। लेकिन कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, जहां भी जो चीज बताई जाए वो चीज आपके अच्छे से एकदम माइंड में होनी चाहिए, तब तो आप अच्छे से पढ़ पाओगे, वरना नहीं। वो हंस बाउला था तो बहुत होशियार है। भी अपना आपे को तो होशियार मानना है। देख आंसर तो देने के कहे सर आपकी शादी हो गई, अगर पढ़ाई से मतलब रखो, अगर सिलेक्शन ना हुआ तो हो सके मैरिज भी खोलना पड़े तुम्हें। हमारे यहाँ रिश्ते कराए जाते हैं, हाँ खुले में, बहुत खुले हुए हैं।
देखो कितना आसान सा है, 310 रुपए वाली कॉफी को 360 रुपए वाली कॉफी के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 325 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए। इस चैप्टर को बिल्कुल नहीं छोड़ना और पहले 4, 5 या 8, 10 क्वेश्चनों से इसके लेवल का अंदाजा मत लगाना, ठीक है, ये आपको पहले ही बता दूंगा। तो 360 में से आप 25 घटाओगे तो 10 में से 5 गए 5 और 5 में से 2 गए 3, 35। 325 में से आप ये घटा दो, कितना आ जाएगा 15। तो बस 5 सत्ते 35 और 5 दिया 15, तो अनुपात कितना आ गया 7:। फिर से वही बात करूं, देखो प्राइस दिया था लेकिन आपने जो अनुपात निकाला है किसका निकाला है, इनकी क्वांटिटी का। किसका निकाला है, क्वांटिटी का। आंसर क्या आ गया 7:3। लगा दूं नेक्स्ट, इसमें तो कोई है ही नहीं। जहां भी दिक्कत लगे वहीं टोक देना कि भैया बस थम जाओ यहीं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन ही आ गया। मैंने नोट्स से जहां जहां से क्वेश्चन आपको लगे ना कि आपके लायक हैं वो मैंने सब उठा लिए। राकेश सर वाले नोट्स से क्वेश्चन मैंने खूब उठाए हैं, अभी आएंगे भी, कि जहां जहां मुझे लगेगा ये आपके काम के आ सकता है वो चीज। अब 4 महीने में ऐसा तो है नहीं मैं सब कुछ ही करा दूं तुम्हें, लेकिन टीचर का काम इतना होता है कि अगर इतना सिलेबस है ना वो इतना ना करा कि इतनी चीज करा दे और वहीं से आ जाए तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि इतना तो तुम खुद भी कर लोगे, इतना तो तुम खुद भी कर लोगे। चलिए बताइए, कभी कभी ऐसे सवाल देखकर आंख में पानी आ जाता है, बिल्कुल उसी समय बाल्टी सामने रख लिया, पानी की बहुत कमी है। दो प्रकार के चावल का मूल्य 30 रुपए प्रति किलोग्राम 18 रुपए प्रति किलोग्राम है, उन्हें किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 22.5 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए। यदि पहले प्रकार के चावल की क्वांटिटी 27 किलो हो तो दूसरे प्रकार के चावल की मात्रा क्या होगी। और एलिगेशन जो ना इकलौता ऐसा चैप्टर है, इसका यूज आप एवरेज में कर सकते हो, आप टाइम एंड डिस्टेंस में कर सकते हो, आप लाभ हानि में कर सकते हो, यहां तक कि आप एरिया में भी कर सकते हो। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं जहां हम इसका यूज कर लेते हैं। देखिए, दो प्रकार के चावल का मूल्य है, एक का मूल्य है 30 रुपए प्रति किलोग्राम और दूसरे का मूल्य है 18 रुपए प्रति किलोग्राम। एलिगेशन वहीं लगाएंगे जहां दोनों की अलग अलग बातें बताई गई हो और फिर उन्हें मिक्स करके बात बताई गई हो। देखिए, आपसे कहा है उन्हें किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 22.5 रुपए हो जाए। तो मिक्सचर का प्राइस कितना दिया है 22.5, उसे यहां लिख देंगे। अब घटाना तो सब पे आता है ना, देखो 22 में से 18 गए 4, अब 0.50 ऐसे ही क्लियर है। इसमें से घटाओगे, देखो यहां 0.00 कर लेना, एक में से 50 गए 50, 29 बचा और 9 में से 2 गया। घटाना तो आता है ना, 30 रुपए में से 22.5 रुपए घटा दो, तो पहले 1 रुपए में से 50 पैसे घटाओ, 50 पैसे बचे, यहां बचे 29, 29 में से 22 के 7। ये पॉइंट से पॉइंट हटा दो, 0 से 0, 15 3 45, 15 पंजे 75। क्या आ गया 3:5। कोई दिक्कत है? यदि हमसे कहता किस अनुपात में मिलाया जाए तो आंसर 3:5। लेकिन क्वेश्चन ने कहा है यदि पहले प्रकार के चावल की क्वांटिटी 27 किलोग्राम है तो दूसरे प्रकार के चावल की क्वांटिटी क्या होगी। बस ये बताओ, पहले प्रकार का चावल ये है या ये है? ये है ना, भले ही इस लाइन से आया लेकिन इसके नीचे आया है तो यही है। क्लियर है? तो इस 3 यूनिट का मान, ये दिखाई नहीं देगा तुम्हें, इस 3 यूनिट का मान हमें कितना दिया है 27, तो 1 यूनिट का मान 3 निम 27, तो 5 यूनिट का मान 9 पंजे 45। आंसर आ गया बी। कोई दिक्कत है? चलिए, हो गया सभी का भाई। चलें आगे से। 45 बहुत बढ़िया, बड़े आसान सा था एकदम। क्यों पीछे क्लास चल तो गई है भाई, पीछे क्लास के मैंने पकड़ के थोड़ी बैठा ली। अपडेट हुआ है, भैया बोल रहे हैं कि अपडेट हुआ है, तो एक बार आप अपडेट कर लीजिए एप्लीकेशन को, ठीक है।
और थोड़ा साथ के साथ नोट करते क्या करो, बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके सामने, बताइए। चलिए, 42 रुपए प्रति, इनमें बस कंसेप्ट छिपा हुआ है इन तीनों क्वेश्चनों में जो मैंने चार रखे हैं शुरू के, इनमें कंसेप्ट छिपा हुआ है छोटा छोटा सा। और ये भी मैं देख लूंगा कि कितना रिवीजन चल रहा है तुम्हारा। 42 रुपए प्रति किलोग्राम वाले चावल को 24 रुपए प्रति किलोग्राम वाले चावल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि इस मिश्रण को 40 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से बेचने पर 25% का लाभ हो। अच्छा देखो, एक चीज छोटी सी ध्यान रखना, क्वेश्चन में नोट कर लो। एक चीज छोटी सी ध्यान रखना कि यदि यहां पे सीपी है कॉस्ट प्राइस, यहां पे सीपी है, यहां भी कॉस्ट प्राइस, तो ध्यान रखना बीच में भी कॉस्ट प्राइस ही होना चाहिए। जैसे यहां चाल तो बीच में भी चाल होनी चाहिए। यदि यहां कॉस्ट प्राइस है, यहां कॉस्ट प्राइस है, तो यहां भी क्या होना चाहिए, कॉस्ट प्राइस होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना है 100%। तो क्वेश्चन में आप ध्यान दीजिए, 42 रुपए प्रति किलोग्राम वाले चावल को 24 रुपए प्रति किलोग्राम वाले चावल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि इस मिश्रण को 40 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से बेचने पर 40 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से बेचने पर 25% का लाभ हो। ये सीपी नहीं है, ये क्या है, एसपी है। और आपको यदि थोड़ा सा भी रिवीजन हो तो आप मुझे बताओ कि 40 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से बेचने पर यदि 25% का लाभ होता है तो मैंने खरीदा किस भाव से होगा इसे, चाहे फ्रैक्शन से बता दो, जैसे भी इच्छा हो। ऐसे नहीं बताया था कि 40 गुणा, यदि एसपी से सीपी पर आ गए हैं तो जोड़ना या घटाना कहां होगा, ऊपर, सॉरी नहीं, ऊपर लिखेंगे 100 और नीचे क्या हो जाएगा 125। 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 5 अट्ठे 40 और 8 चौक 32 रुपए। पता है ना एसपी से सीपी निकालना, कभी पता पड़ी हुई भूल गए हो, वरना ये कर सकते थे कि 25% का मतलब है 1/4। ठीक है, 1/4। हमें ये सेलिंग प्राइस दिया है तो 4 और 1 5, 5 यूनिट का मान 40, 1 यूनिट का मान 8, तो 4 यूनिट का मान 8 चौक 32, जैसे इच्छा हो आपकी। और यदि इतनी जल्दी आप लाभ हानि भूल गए हो तो ऐसा ही का सपना भूल जाना। यदि इतनी जल्दी भूल गए हो तो यहां पे हम लिखेंगे 32, क्योंकि यहां सीपी तो यहां भी सीपी। तो बस देखो, 32 में से 24 के कितना बचा 8, और 42 में से 32 के बचा 10। तो देखो 2 चौक 8 और 2 पंजे 10। तो किस अनुपात में मिलाया जाए, आपका आंसर आएगा 4:5। जिन लोगों का भी आंसर 7:10 है या इससे अलग है वो सब गलत हैं। इसका आंसर है 4:5। इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखना कि अगर कहीं सेलिंग प्राइस दिया है तो उससे पहले मुझे कॉस्ट प्राइस निकालना है। पता है सर, आपकी कृपा से, हाँ आपकी कृपा से पता भी जरूर होना चाहिए, वरना दिक्कत हो जाएगी। हो गया 4:5। चलिए चलें आगे, चलते हैं नेक्स्ट ही आ गया, बिल्कुल उसी के जैसा, बिल्कुल उसी के जैसा। और इसके बाद हमारी क्वेश्चनों की प्रवृत्ति थोड़ी सी बदल जाएगी। अब बस कभी बस मैं बस ही कर रहा हूं, क्योंकि इसके बाद तो मैं लेवल बढ़ाऊंगा और टाइप चेंज होंगे, तो उस चीज को तो हम कल लेके चलेंगे। लेकिन ये जो 4 क्वेश्चन बताए हैं इनका विशेष रूप से ध्यान रखना है दोस्तों। अगर नहीं रखा ना ध्यान, कल तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि अगर तुम कहते हो कि लेवल बढ़ाओ, कल भी को उतना लेवल नहीं बढ़ा पाऊंगा मैं, लेकिन लेवल बहुत बढ़ेगा। लेवल बढ़ाने में तब मजा आता है जब सभी बच्चों का बेसिक अच्छा हो। अब पता पड़ी आधे बच्चों का बेसिक तो कमजोर है और मैं लेवल बढ़ा दूं तो दिक्कत हो जाती है फिर।
मैं तो खुद चाहता हूं कि एक बैच ऐसा लाऊं जिसमें बहुत ऊपर लेवल हो, लेकिन फिर ऐसे क्वेश्चन ना हो छोटे मोटे, फिर क्या आपके पता होने चाहिए आपको। देखो, दो प्रकार के चावल का मूल्य है 120 रुपए प्रति किलोग्राम और 180 रुपए प्रति किलोग्राम। इन्हें किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को 168 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से बेचने पर 20% का लाभ हो? तो पहले आप सीपी निकाल लो। 168 गुणा ऊपर 100 नीचे आ जाएगा 120, तो 0 से 0 कैंसिल, 12 कम 12, 12 चौक 48, कितना आ जाएगा 140, यहां आ जाएगा 140। तो इसमें से घटाओगे 40 और 140 में से 120 घटाओ, कितना बचा 20, तो 20 से कम 20, 20 दूनी 40, तो आप कहोगे किस अनुपात में मिलाया जाए? 2:1 के अनुपात में। हो गया 2:1। तो चलिए, ये तो इसका मतलब बेसिक था, बाकी बात इसकी हम कल करेंगे। उम्मीद करता हूं कि इतनी बातें आपके समझ में आई होंगी। तो चैप्टर का थोड़ा अच्छे से रिवीजन कर लेना, ठीक है। एक बैच ऐसा भी इसमें बिल्कुल बेसिक हो, सही कह रहे हो, एक बिल्कुल बेसिक का भी। चलिए, तो बाकी बात आपसे कल करेंगे। थैंक यू, ठीक है, धन्यवाद आपका।